हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग का, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस, वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जितने भी एमसीक्यूज़ है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिएगा, ताकि जितने भी एमसीक्यूज़ है वो आपको आ सके एंड आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू के पूरे मार्क्स मिल सके। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये जो वीडियो है उसमें हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के जितने भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हैं या तो फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो मेक श्योर ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं, बट गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वही आंसर रहेगा। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट हमारा जो पेपर है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी का 2019 का पेपर। तो इसमें हमें यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू दोनों सिलेबस दिए गए हैं। ओके, तो वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया है कि न्यू सिलेबस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है। तो यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पर, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न्स द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर लीजेस। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा 17। देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है वो है अर्निंग पर शेयर इज डेल्ट विथ बाय। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें यहाँ पर दिया है? तो वो दिया है हमें यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा 33। ओके, तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर। देन यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का हमारा एमसीक्यू है उसमें बताया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 7 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3 डेल्ट विथ बाय। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें यहाँ पर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पर 4 नंबर का जो एमसीक्यू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा 20 डील्स विथ। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। देन यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे, तो द फुल फॉर्म ऑफ IFRS, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। अब यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कौन इश्यू करता है? तो वो इश्यू करता है ICAI। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जितने भी एमसीक्यू थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 के एमसीक्यू की बारी है एंड इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो हमें प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो इसमें क्या बताया है कि 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप एंड 10% इज द इंटरिम डिविडेंड, देन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी। यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल है, सो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें यहाँ पर बताया है कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप एंड 10% इज द इंटरिम डिविडेंड, देन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी। यानी कि हमें यहाँ पर जो डिविडेंड की अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड यहाँ पर हमें कुछ इक्विटी शेयर्स दिए हुए एंड उसके जो हमारी फेस वैल्यू है वो भी दिया हुआ है एंड कितनी पेड अप यहाँ पर रुपीस है वो भी हमें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हमें जो डिविडेंड है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है।
तो जो डिविडेंड होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, जो डिविडेंड होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं पेड अप कैपिटल से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप वैल्यू। ओके, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा डिविडेंड होता है उसकी अमाउंट में फाइंड आउट करने के लिए उसकी जो पेड अप कैपिटल होती है शेयर की, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर कितने शेयर्स दिए हुए हैं, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लाख, देन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपीज़, यानी कि हमारे जितने भी पेड अप कैपिटल है उसके साथ हम यहाँ पर 2 लाख का इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 रुपीज़ एंड इसको हम यहाँ पर और इंटू करेंगे हमारा जो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर हमें दिया है 10%, वो भी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन यहाँ पर अब हम इन सबका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,60,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड होगा वो होगा 1,60,000, उसकी अमाउंट होगी। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो डिविडेंड की अमाउंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था वो हमने कैलकुलेशन करके पता कर लिया है कि इसका आंसर हमें कौन सा मिला है, एंड आई होप कि आपको इस पर कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। देन यहाँ पर अब हमारा सेकंड एमसीक्यू है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड टू। यानी कि हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हम किसे प्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन यहाँ पर थर्ड नंबर का एमसीक्यू है, कैश रिसीट फ्रॉम इश्यू ऑफ अ डिबेंचर इज। तो ये क्या होता है, ये होता है अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि इसमें भी आएगा ए। देन यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का एमसीक्यू है, इसमें हमें बताया है कि इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज ₹60,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, परचेज इज 9,60,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹3 lakh एंड सेल्स इज ₹12 lakh, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो हमें प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो हमें ये कैलकुलेशन करके देखना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें बताया है कि इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹60,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट से 60,000 लेस है। ओके, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है कि परचेस इज़ ₹9,60,000, तो परचेस हमें दिया है, क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर दिया है 3 लाख रुपीज़, सेल्स यहाँ पर दिया है 12 लाख रुपीज़, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, यानी कि यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो हमें क्या बताया है कि 60,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर अमाउंट कितनी है, तो वो हमें यहाँ पर दिया है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 3 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 60,000, तो इसमें से हम 60,000 लेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,40,000। तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि यहाँ पर COGS जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमें पुट करना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे परचेस एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, कितनी है 2,40,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर 2,40,000 प्लस परचेस यहाँ पर कितना दिया है ₹9,60,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9,60,000 एंड उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है, तो 3 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 3 लाख रुपीज़। ओके, देन यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 लाख
एंड 12 लाख में से माइनस करेंगे 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9 लाख। ओके, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, कितना है तो 9 लाख रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी रहेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा टोटल सेल्स माइनस COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स यहाँ पर हमें कितना दिया है, तो सेल्स हमें दिया है 12 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 लाख माइनस COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS की अमाउंट यहाँ पर क्या है 9 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 9 लाख एंड इन दोनों का माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3 लाख। ओके, तो ये हो गए हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो राइट डाउन करना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय, यहाँ पर इंटू डिवाइड आएगा सेल्स एंड मल्टीप्लाई में आएगा 100। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना मिला है 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 3 लाख। सेल्स हमें यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 12 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लाख रुपीज़ इंटू में आएगा 100 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 25%, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करना है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में है। ओके, तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, इजी मेथड से हमने यहाँ पर ये सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। तो यहाँ पर ये जो 4 नंबर का MCQ है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लिया है एंड आई होप कि आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा एंड हमने बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो अब यहाँ पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 5 नंबर का जो MCQ है उसमें हमें बताया है कि ए कंपनी हैज़ इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ ₹80,000, इट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ₹1,20,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹8 लाख, देन द कैपिटल गियरिंग रेशियो विल बी एज अंडर, यानी कि हमें यहाँ पर कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, इसीलिए इसे भी हमें कैलकुलेशन करके देखना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 5 नंबर का MCQ है उसमें हमें बताया है कि अ कंपनी हैज़ इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ ₹80,000, इट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ₹1,20,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹8 लाख, देन द कैपिटल गियरिंग रेशियो विल बी एज अंडर, यानी कि यहाँ पर हमें जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है वो फाइंड आउट करना है एंड इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट दी है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट भी हमें यहाँ पर दी गई है। ओके, एंड इसके ऊपर से हमें यहाँ पर कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी एंड जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, तो उसकी यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल
एंड यहाँ पर अगर आपको ये सॉल्यूशन एंड ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, एंड ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है उसका फॉर्मूला हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिबेंचर एंड उसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो डिबेंचर हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो 80,000 दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 80,000 प्लस यहाँ पर होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, तो 1,20,000, तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 1,20,000 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 लाख। तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल की अमाउंट हमें यहाँ पर कितनी मिली है, 2 लाख, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हमें ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 8 लाख, तो यहाँ पर हम एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे 8 लाख एंड यहाँ पर इंटू में आएगा 100 एंड देन इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 25%। ओके, तो ये हो गया हमारा जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, तो पूरी इजी मेथड से हमने ये सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको जो रेशियो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो यहाँ पर ये जो 5 नंबर का एमसीक्यू है उसका कैलकुलेशन करके हमने देख लिया है कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो 5 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर भी हमने पता कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर ये जो 6 नंबर का एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो 6 नंबर में हमें यहाँ पर बताया है कि अ कंपनीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट शोज ₹3 lakh एज ओपनिंग बैलेंस एंड ₹3,60,000 एज अ क्लोजिंग बैलेंस। Some of the investment were sold at a price of ₹40,000 during the year and the new investment worth ₹1,20,000 were purchased. Find out the loss on the sale investment during the year. यानी कि हमें यहाँ पर लॉस ऑन द सेल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें यहाँ पर बताया है कि अ कंपनीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट शोज ₹3 lakh एज ओपनिंग बैलेंस एंड ₹3,60,000 एज अ क्लोजिंग बैलेंस and some of the investment were sold at the price of ₹40,000 during the year and the new investment worth ₹1,20,000 were purchased. फाइंड आउट द लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है एंड जो इन्वेस्टमेंट के जो सेलिंग प्राइस है वो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंड लास्ट में हमें यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है वो भी हमें यहाँ पर बताया, यानी कि परचेस्ड की यहाँ पर अमाउंट हमें दी गई है एंड लास्ट में हमें यहाँ पर बताया है कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर अब हमें जो लॉस है ऑन अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस का इक्वेशन पुट करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस, उसमें हम यहाँ पर परचेस जो है वो प्लस करेंगे, यानी कि प्लस परचेस एंड उसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया इसका इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो तीनों है उसका बैलेंस हमें ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं दी गई है। ओके, तो ये जो अमाउंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड की वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर हमको ये जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है तो ये जो इक्वेशन है उसको हम ट्विस्ट कर देंगे। कैसे ट्विस्ट करेंगे, तो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है उसको हम यहाँ पर इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो ये इस साइड आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो एज इट इज़ आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा परचेस जो एज इट इज़ हमने राइट डाउन किया है, एंड ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये प्लस में है, बट ये जो प्लस में है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, अब यहाँ पर ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें दिया है, कितना ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 3 लाख रुपीज़, प्लस यहाँ पर हमें परचेस दिया है, तो परचेस कितना दिया है, तो परचेस दिया है रुपीज़ 1,20,000। तो 1,20,000 रुपीज़ परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर कितना दिया है, 3,60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,60,000। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 60,000 रुपीज़। तो ये जो 60,000 है वो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड जो है उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर पुट करना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है जो हमने फाइंड आउट की है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हमारी जो सेल की प्राइस है वो, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड की अमाउंट हमें यहाँ पर कितनी मिली है, 60,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 60,000 माइनस करेंगे सेल प्राइस। तो सेल्स प्राइस यहाँ पर क्या दी है, तो वो दी है 40,000। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 40,000 एंड लास्ट में यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 20,000। ओके, तो ये जो 6 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमारा आंसर आएगा ₹20,000। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी एंड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है जितने भी प्रैक्टिकल्स है या तो फिर थियरीज है, तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर ये आप वीडियो जो है वो आपको पसंद आ रहा है एंड इसी तरह के वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, आप सबको पता ही है, तो हमारे जो वीडियोस है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो ये हो गया हमारा जो 6 नंबर का एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो 6 नंबर का एमसीक्यू है जो मैं प्रैक्टिकल दिया गया है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लिया है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये पूरा हमने इसी मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अब यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसके एमसीक्यू सबने सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें फर्स्ट एमसीक्यू दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉन मॉनेटरी आइटम विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। यानी कि हमें यहाँ पर बताया है कि इनमें से कौन सा नॉन मॉनेटरी आइटम्स कंसीडर होता है विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ए। देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है वो देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डज नॉट डील विथ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलेगा सी। देन यहाँ पर थर्ड नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर। तो एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आएगा ए। देन यहाँ पर है द फुल फॉर्म ऑफ MVA, यानी कि MVA का जो फुल फॉर्म होता है वो है मार्केट वैल्यू एडेड। ओके, तो यहाँ पर है ए। तो ये जो स्पेलिंग है वो है मार्केट वैल्यू एडेड। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। देन यहाँ पर 5 नंबर का जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी आता है एनवायरमेंटल कॉस्ट में, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है, वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट भी आता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ, डी, ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। तो यहाँ पर हर बार अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिया होता है एंड सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के पेपर में अलग ऑप्शन के साथ दिया होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो तो हमारा सेम ही है, बट यहाँ पर ऑप्शन जो होता है वो एवरी ईयर डिफरेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन थी, तो आई होप कि आपको अब ये कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा अ टूल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। देन सेकंड एमसीक्यू है इंटरनल ऑडिट इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज, यानी कि हमारा जो इंटरनल ऑडिट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो क्या होता है, तो वॉलंटरी होता है, यानी कि इसका आंसर भी आएगा ए। तो यहाँ पर ये जो सेकंड एमसीक्यू है वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम यहाँ पर थर्ड एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन व्यू ऑफ एसेट वैल्यूएशन ऑन दैट, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में जो एसेट वैल्यूएशन होता है वो किसके व्यू के ऊपर होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन। देन यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। तो टू हुम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज मोस्ट यूजफुल, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि मैनेजर्स। 5 नंबर का एमसीक्यू ब्लैंक इज नॉट यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कौन सा कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ पर 2019 का जो पेपर था अकॉर्डिंग टू अवर न्यू सिलेबस वो सारे एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है एमसीक्यू का वो समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है उसके एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है हमारा वो है अप्रैल 2021 का। तो इसके एमसीक्यूज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर है ब्लैंक इज एन इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि मैनेजर्स। देन यहाँ पर सेकंड जो है वो हमें यहाँ पर बताया है कि फुल फॉर्म ऑफ आईएफआरएस इज, यानी कि आईएफआरएस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आएगा डी, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसके आंसर में आएगा डी। ओके, फिर यहाँ पर ये जो थर्ड एमसीक्यू है उसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिवन इन स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो यहाँ पर कौन सा कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके कौन से स्केड्यूल में यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर सी, यानी कि 3। देन यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें बताया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर्स विच अप द बिजनेस, यहाँ पर ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बिजनेस का यहाँ पर कौन सा जो मेजर करता है, तो यहाँ पर आएगा डी, सॉल्वेंसी। ओके, 5 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 80% देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो हमें दिया है 80%, तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो यहाँ पर आएगा 20%, यानी कि सी। देन यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हम बताया कि इन्वेस्टमेंट परचेज बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज रिकॉर्डेड एज ब्लैंक एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि फाइनेंसिंग। 7 नंबर का एमसीक्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इश्यूड फॉर, यानी कि यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो किसके लिए इश्यू किए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो इन्फ्लेशन अकाउंट के लिए भी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट के लिए भी है एंड एनवायरनमेंट अकाउंट के लिए भी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पर 8 नंबर का जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो 8 नंबर में हमें यहाँ पर क्या बताया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू प्राइस इन, यानी कि यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस इंडिसेस, यानी कि कौन से अकाउंट में ये होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग।
देन यहाँ पर 9 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। तो फाइनेंशियल थेफ्ट, सिक्योरिटीज फ्रॉड, टैक्स एविजन एक्सेट्रा कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो ये सब जो होता है वो हम कौन से अकाउंटिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग यानी कि ए। 10 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की वो हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगा, तो इसके थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू भी हम यहाँ पर इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पर 11 नंबर में हमें क्या बताया कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ, यानी कि यहाँ पर ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो किसकी टेक्निक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि ए। ओके, तो ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है। अब यहाँ पर 12 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट डेवलप्ड फॉर, यानी कि यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं वो किसके लिए नहीं डेवलप हुए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर ये जो अप्रैल 2021 के जो पेपर के एमसीक्यू थे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है वो है मार्च 2022, तो इसके एमसीक्यू अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डील्स विथ, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो किसके साथ डील करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोड लोन। ओके, देन यहाँ पर सेकंड नंबर का जो है तो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ कंपटीशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहाँ पर दिया होता है। तो वो है 20। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। 4 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। तो करंट रेशियो शोज, यानी कि हमारा जो करंट रेशियो होता है वो क्या शो करता है। तो ये जो करंट रेशियो है वो शो करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन। देन यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू है इन्वेस्टमेंट परचेज बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी इज रिकॉर्डेड एज विच एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा फाइनेंसिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो परचेज किए गए हैं बाय फाइनेंसिंग कंपनी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो के स्टेटमेंट में यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब 6 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें हमें बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉन मॉनेटरी आइटम विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। 7 नंबर का एमसीक्यू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट की जो प्रोसेस होती है वो है आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा। ओके, अब यहाँ पर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर। तो जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी। 9 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्ट प्रॉफिटेबल टू, यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो किसके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फॉर मैनेजर्स। ओके, तो मैनेजर्स। अब यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर नॉट यूज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा कौन से टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा प्रोपोर्शनेट कॉस्टिंग, यानी कि बी। 11 नंबर का एमसीक्यू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सी। नाउ यहाँ पर 12 नंबर का जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज कंपलसरी फॉर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जो ऑडिट होता है वो किसके लिए कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है सोल प्रोप्रिएटरशिप उसके लिए भी नहीं होता।
कंपनी के लिए भी नहीं होता, पार्टनरशिप के लिए भी नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पर मार्च 2022 का जो पेपर था उसके सारे MCQs हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर है उसके MCQs हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर है वो है दिसंबर 2022 का, जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है हमें, वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसके MCQ अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड आपको ये जो सॉल्यूशन है वो हेल्पफुल लग रहा है, तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जब बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो अब हम यहाँ पर दिसंबर 2022 में जो भी MCQ यहाँ पर पूछे गए हैं वो सारे MCQ अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सस्पिशियस लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा C, यानी कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी। सेकेंड MCQ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील्स विथ, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो होता है उसमें क्या यहाँ पर आता है? तो यहाँ पर आता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा C। देन यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का MCQ है वो है IFRS 3 डील्स विथ। तो यहाँ पर IFRS 3 जो होता है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए डील करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा C। अब यहाँ पर ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ अ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹50,000, देन ओपनिंग स्टॉक परचेज इज़ ₹7,50,000 एंड सेल इज़ ₹10 लाख, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़, यानी कि यहाँ पर ये जो MCQ है आई थिंक इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसीलिए ये मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, यहाँ पर पहले मोर लिखा है, उसको यहाँ पर चेक करके इसके ऊपर लॉस लिखा है, यानी कि इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो ये जो MCQ है वो हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम MCQ हमने पहले भी सॉल्व करके देख लिया है। तो आई होप कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आप सबको आता ही होगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो 5 नंबर का MCQ है वो देख लेते हैं। तो वेयर इज प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? तो इसका आंसर यहाँ पर होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा D। देन यहाँ पर ये जो 6 नंबर का MCQ है वो देख लेते हैं। इफ़ परचेज इज़ ₹10 लाख एंड सेल्स इज़ ₹20 लाख एंड टोटल एसेट इज़ ₹5 लाख, देन एसेट टर्न ओवर इज़, यानी कि यहाँ पर हमें जो एसेट टर्नओवर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का MCQ है उसमें हमें क्या बताया है कि इफ़ परचेज इज़ ₹10 लाख एंड सेल्स इज़ ₹20 लाख एंड टोटल एसेट इज़ ₹5 लाख, देन एसेट टर्नओवर इज़ हाउ मच, यानी कि यहाँ पर हमें परचेज की अमाउंट दी हुई है, सेल्स की अमाउंट दी हुई एंड टोटल एसेट जो है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पर दी गई है। ओके, एंड यहाँ पर हमें जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला होगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो परचेज की अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो सेल्स हमें यहाँ पर कितना दिया है? 20 लाख रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 लाख। टोटल सेल्स जो टोटल एसेट जो है वो हमें यहाँ पर दिया है 5 लाख, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 5 लाख रुपीज़ एंड इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4, यानी कि 4 टाइम्स हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है।
तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे करनी है आप सबको समझ में आया होगा एंड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके, तो ये था हमारा MCQ 6 का आंसर जो है एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर ये जो MCQ नंबर 6 है उसका कैलकुलेशन करके हमने देख लिया है कि एसेट टर्नओवर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर जो 7 नंबर का MCQ है वो देख लेते हैं। तो 7 नंबर का जो MCQ है उसमें हम बताया कि ब्लैंक हैज स्टार्टेड शोइंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि BHEL हैज स्टार्टेड शोइंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन देयर एनुअल रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। अब यहाँ पर ये जो 8 नंबर का MCQ है वो देख लेते हैं। तो विच अकाउंटिंग मेथड इज रिलेटेड टू इन्वेंशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एविडेंस, यानी कि यहाँ पर कौन सी अकाउंटिंग मेथड जो है वो रिलेट है टू इन्वेंशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एविडेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग, यानी कि ए। अब यहाँ पर ये जो 9 नंबर का MCQ है उसमें हमें बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट मेथड, यानी कि इसमें से कौन सी मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेथड है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। अब यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉट इश्यूड फॉर, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए इश्यू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि बी। विच अकाउंटिंग मेथड इज यूज टू फाइंड आउट अ फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड हमें फाइंड आउट करना है तो हम कौन से अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग। देन यहाँ पर ये जो 12 नंबर का MCQ है, विच अकाउंटिंग इज यूजफुल टू डायरेक्टर फॉर टेकिंग डे टू डे डिसीजन, यानी कि यहाँ पर कौन सी अकाउंटिंग मेथड जो है वो यूज़फुल है फॉर डायरेक्टर्स टू टेकिंग अ डे टू डे डिसीजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पर दिसंबर 2022 का जो पेपर था गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसके सारे MCQs हमने यहाँ पर सोल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। एंड अब हम यहाँ पर हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर है जनवरी 2024 का, उसका जो MCQs है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है ये जनवरी 2024 का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पेपर। तो इसके जितने भी MCQs है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये रहे इसके MCQs। तो यहाँ पर हमें कोई भी 7 MCQs ही राइट डाउन करने हैं, बट यहाँ पर जितने भी MCQs हमें दिए हैं वो सारे MCQ हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड आपको ये जो वीडियोस है हमारी चैनल पर वो आपको कैसे लगते हैं, इसके रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारे ये जो वीडियोस है वो कैसे लगते हैं। ओके, तो आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो यहाँ पर अब हम जनवरी 2024 की जितने भी MCQs है वो सॉल्व करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट MCQ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का MCQ है वह है ब्लैंक इज़ एन इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो उसका इंटरनल यूज़र कौन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मैनेजर। सेकंड है ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ अ टेक्निक ऑफ, यानी कि हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो किसकी टेक्निक होती है। तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक। थर्ड नंबर का MCQ से यहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग डिटेक्ट्स विच फ्रॉड, यानी कि हमारा जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है वो क्या डिटेक्ट करता है, कौन सा फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए फाइनेंशियल, यानी कि जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है वो जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वही डिटेक्ट करता है। ओके, देन यहाँ पर 4 नंबर का MCQ जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कंसिडर्ड विच एज नॉन मॉनेटरी आइटम, यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है वो किसको नॉन मॉनेटरी आइटम कंसिडर करता है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ए। 5 नंबर का एमसीक्यू जो है डेट इक्विटी रेशियो मेजर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पर जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो बिजनेस में क्या मेजर करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, सॉल्वेंसी। ओके। 6 नंबर का एमसीक्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील्स विथ, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 होता है वो किसके साथ डील करता है, यानी कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है वो किसका होता है। तो ये होता है अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी। ब्लैंक इश्यूज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो कौन इश्यू करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ICAI। 8 नंबर का एमसीक्यू हम देख लेते हैं। तो व्हेन अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिमेन सेम बट नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज इट इंडिकेट्स, यानी कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो सेम रहता है बट नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट करता है डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड टू, यानी कि हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हम किसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो हम प्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो हमारा यहाँ पर आंसर हुआ ए। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है 10 नंबर का, जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है वो किसकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग डेटा एंड मेजरिंग डेटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जनवरी 2024 का जो पेपर था उसके सारे एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमें जितने भी एमसीक्यूज मार्च 2025 के पेपर में पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। एंड अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो सॉल्व करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ICAI। ओके। सेकेंड नंबर का जो एमसीक्यू है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS आर प्रेजेंटेड एट, तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फेयर वैल्यू। 3 नंबर का जो एमसीक्यू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील्स विथ, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू, सेल्स 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, इफ एवरेज स्टॉक इज 60,000 देन फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये जो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है वो आपको अगर एग्जाम में पूछे जाए तो इसका पूरा कैलकुलेशन आपको करना है एंड देन इसका जो आंसर है वो राइट डाउन करना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन स्टेट नहीं करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। तो यहाँ पर हम सीधे ही राइट जो आंसर है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखा है, इसीलिए। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7.5 टाइम्स। ओके। आगे है 5 नंबर का एमसीक्यू, द कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी इज, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके। आगे है यहाँ पर 6 नंबर का एमसीक्यू, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉन मॉनेटरी आइटम विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है क्लोजिंग स्टॉक। आगे है 7 नंबर का एमसीक्यू, जो है ऑडिट ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट्स इज कंपलसरी फॉर, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 8 नंबर का जो एमसीक्यू है, विच अकाउंटिंग मेथड इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एविडेंस, तो इसमें जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ओके। आगे है यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन, जो है विच अकाउंटिंग इज यूजफुल टू डायरेक्टर्स फॉर टेकिंग डे बाय डे डिसीजन, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड लास्ट जो है 10 नंबर का एमसीक्यू, ब्लैंक इज नॉट यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो है मार्जिनल कॉस्टिंग।
तो इसी के साथ यहाँ पर हमें मार्च 2025 में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे उन सब का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर के फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।